अगर लिंग जांच डॉक्टर करता है तो भी डॉक्टर के लिए 50,000 और 5 साल की है ना सजा है। माँ करती है, पिता करता है, उस परिवार का कोई भी सदस्य लिंग जांच करवाता है, इसमें 50,000 का और 1 लाख का जुर्माना है और 5 साल की सजा का प्रावधान है कि जो भी है ना लिंग जांच करेगा इसके अंतर्गत। जब वो समय बताते उस समय पर जाते और वो वाकई उस समय वो महिलाओं को लेटा के और वो बताता है कि लड़की है और आप इस लड़की का अगर आपको अबॉर्शन करना है तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, हम लोग अबॉर्शन कर देंगे। इस तरह से एक तरह से आपकी ये स्टिंग ऑपरेशन से आपने बहुत जगह पता लगाया है कि कहाँ ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही है इस तरह से। और उसी दौरान ऑन द स्पॉट 10-15 हमारी टीम होती है, एज ए मरीज के रूप में होते हैं, बैठे रहते हैं। डॉक्टर को लगता है कि ये कोई ना कोई मरीज आए हुए हैं, जबकि उस दौरान हमारी पूरी टीम होती है। जाके उसको हम लोग डॉक्टर को अरेस्ट करना, उसकी सोनोग्राफी मशीन को अरेस्ट कर लेना, इस तरह से मीडिया वाले को बुलाते हैं। ये इस तरह का हमारा प्रोसेस होता है। एक बेटी को या एक महिलाओं को देखे ना, ये बहुत ही मतलब एक तरह से जिस तरह से आपके जेब में कोई है ना गोल्ड या है ना मतलब ये डायमंड है, ठीक है, तो जब आप सड़क पर चल रहे होते, कहीं अकेले होंगे ना, उस चीज़ को आप बार बार उसको है ना आप चेक करोगे। मेरे है ना पॉकेट में इतनी बड़ी राशि है, सुरक्षित तो है, मेरे पॉकेट में ज्वेलरी है, सेफ तो है इस तरह से। तो नारी जीवन भी एक बहुत अमूल्य और वो गोल्डन है, एक हीरा है, हम लोग रद्दी नहीं है। तो जहाँ पर भी हमें बंदिश लगा कि एकांत में मत जाइए, तो जिस तरह से हम बड़ा पैसा लेके जा रहे हैं कि हमें एकांत में नहीं जाना, शायद ये चोरी हो सकता है। हमारा जीवन भी वही अनमोल है और वही असुरक्षित और बहुत कीमती जीवन है। हमारी भावनाएं राइट है, हमारी सोच राइट है, लेकिन सामने वाला राइट हो ये आप नहीं कह सकते। तो कहीं पर भी हो, हमारी सुरक्षा के लिए आप ऐसे नहीं कि आधी रात को उठ के चलते बने। यार हम बहुत कीमती चीज़ है, किसी ने हमारे साथ में अहित कर लिया तो फिर क्या होगा ये बताइए। सबसे ज़्यादा अगर है ना संस्कार और इसकी ज़रूरत है, तो जितनी बेटियों के साथ में संस्कार और है ना मतलब शिष्टाचार की ज़रूरत है, उतनी ही बेटों के साथ में भी बराबरी होना चाहिए संस्कार। और हर तरीके है ना मतलब ये नहीं करना या ये काम गलत किया, ये काम गलत किया, इस तरह से बंदिश दोनों में, बेटी और बेटे में दोनों ही होना चाहिए। हर जगह माता पिता उसके एक बॉडीगार्ड होकर नहीं जाए या बेटी की सुरक्षा के लिए नहीं जाए, बेटी के विकास के लिए बेटी खुद अपनी सुरक्षा करते हुए घर पे पहुँचे। ये माहौल हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस माहौल को बनाएं। मेरा मानना है कि पूरे घटनाक्रम को एज इट इज़ मत बताइए कि उसके साथ में पहले ये किया उसके बाद में इस तरह से घटनाक्रम चला। इससे अपराध बढ़ता है लोगों में। ये है ना मतलब एक वो जो मैसेज चला जाता है कि हमें एक तरह से दूसरे पुरुष में ये आइडिया उनको लग जाता है कि हमें भी ये घटनाक्रम दोहराना है। तो इस तरह से पूरा घटनाक्रम एज इट इज़ शो नहीं होना चाहिए या इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। डायरेक्ट ये लड़कियों का तो बहुत ज्यादा ऐसे 10-12 दिन बिल्कुल अच्छे से दिखाएंगे, ये हुआ था, लेकिन सजा कोई नहीं दिखाता। सजा दिखाओ तो डर भी पैदा हो कि ये करोगे तो ये होगा, सजा की बात कभी करी नहीं जाती। उस तरह से जिस तरह से है ना रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, हर जगह ये होना चाहिए, इसने ये क्राइम किया इसको ये सजा मिल गई, इसने ये क्राइम किया ये सजा। डायरेक्ट वो डर वहां पर बस स्टैंड पर भी आधा घंटा कोई खड़ा रहे ना, उस समाचार को पढ़े, वो सुने और वो देखे। अगर पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ नहीं सकता, तो पिक्चर को देख के समझ जाए कि इसने ये घटनाक्रम किए थे, उसमें इसको ये सजा मिल गई है। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका टॉक्स विद सिनेमा एक्शन के न्यू एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट टीना और यहां हम बात करते हैं हमारे गेस्ट से और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो इसी के साथ हमारे बीच मौजूद है आज मिसेस सुमित्रा मैम, PCPNDT कोऑर्डिनेटर। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो हमारे बीच है मिसेस सुमित्रा मैम, PCPNDT कोऑर्डिनेटर, जो बेटी बचाओ के अंतर्गत काम करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इनसे जानते हैं कि PCPNDT है क्या। नमस्कार सभी को। PCPNDT कानून हिंदी में कहते हैं इसको गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, और इसी का अंग्रेजी में नाम है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोविजन एंड ऑफ सेक्स सिलेक्शन 1994। इस कानून की हमें क्यों मतलब ज़रूरत पड़ी? ऐसा हुआ कि सोनोग्राफी वैज्ञानिकों ने सोनोग्राफी मशीन बनाई। सोनोग्राफी मशीन ऐसी है कि महिला और पुरुष दोनों की उसमें है ना जांच होती है।
आपके पेट के अंदर जो भी समस्याएं हैं, लाइक है ना, महिला के लिए तो गर्भावस्था के दौरान उसके है ना बच्चे की कंडीशन देखते हैं और माँ की कंडीशन देखते हैं। कि पहले जब ये मशीन नहीं थी उस ज़माने में ऐसा होता था कि जब बच्चा जन्म ले लेता था उसके बाद में बच्चा विकृत माइंड है, डिफेक्टेड है, शरीर का कोई है ना मतलब अंग नहीं बना है, या कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी है जो सदियों से उसके वंश में चली आ रही है, तो जब वो बच्चा माँ के गर्भ से 9 महीने बाद पैदा होता था तब पता पड़ता था कि बच्चे में ये बीमारी है। कई बार ऐसा होता है कि आज गर्भावस्था के दौरान है ना महिला में कोई पोषण की कमी है या किसी प्रकार की उसमें है ना शारीरिक समस्या है, जो सोनोग्राफी मशीन के द्वारा माँ और बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए इस मशीन का आविष्कार या इस मशीन को बनाया गया कि गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चा सुरक्षित है कि नहीं। इसी तरह पुरुषों में भी किडनी का है, ये ऑपरेशन का है, पथरी का है, हर प्रकार की बीमारी के लिए सोनोग्राफी मशीन की आवश्यकता होती है। अब इस मशीन को लोगों ने जब है ना आई तो लोगों ने इसको लिंग जांच का एक जरिया मान लिया कि गर्भ में बेटा है कि बेटी है। अगर बेटी है तो ख़त्म कर देते और बेटा है तो हमें चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि इस मशीन को हर व्यक्ति ने ये मान लिया कि ये बेटी, एक तरह से ये बेटी को है ना देख के कन्या भ्रूण हत्या, बेटी की हत्या करने की एक मशीन मान लिया। जो भी जिसने भी गर्भ धारण किया सबसे पहले उसका प्रथम ये रहता है कि गर्भ में बेटा है कि बेटी है, बेटी है तो नहीं चाहिए, इस तरह का। फिर ऐसे हुआ कि हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा, देश लेवल से तो छोड़ो, आप राजस्थान की बात कीजिए, अगर राजस्थान में देखें तो सबसे ज़्यादा फिर बेटियों की संख्या कम पड़ने लगी, बहुत ज़्यादा, हर डिस्ट्रिक्ट में बेटियों की संख्या कम पड़ने लगी। फिर एक कानून बना, ये कानून बना गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की हमें आवश्यकता पड़ी। इस कानून के अंतर्गत ये है कि अगर लिंग जाँच डॉक्टर करता है तो भी डॉक्टर के लिए 50,000 और 5 साल की है ना सज़ा है। माँ करती है, पिता करता है, उस परिवार का कोई भी सदस्य लिंग जांच करवाता है कि मुझे तो है ना बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी है तो गर्भ से ही ख़त्म हो जाए, अबॉर्शन करवा ले, बेटी नहीं चाहिए, तो उसके अंतर्गत जो करवाता है उसको भी इसमें 50,000 का और 1 लाख का जुर्माना है और 5 साल की सज़ा का प्रावधान है कि जो भी है ना लिंग जांच करेगा इसके अंतर्गत। इस मेरा जो पद है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में है, 2008 से मेरी पोस्टिंग है। मेरी जो योग्यता है BA LLB LLM ह्यूमन राइट, लेबर लॉ और MA समाजशास्त्र मेरा है। मैं डूंगरपुर की स्थायी निवासी हूँ, इस तरह से है। और दूसरा है ना ज़िले में जितने भी सोनोग्राफी सेंटर है उनका ऑनलाइन हम लोग है ना एंट्री देखते हैं कि कितनी महिलाओं की है ना सोनोग्राफी हुई है। हर मशीन पर ट्रैकर और GPS लगा हुआ है। GPS के माध्यम से ये होता है कि इससे पहले है ना बना तो छोटी छोटी सोनोग्राफी मशीनें खेतों में और गाँवों में ले जाके, ऑटो में है, वैन में है, इस तरह से छोटी छोटी मशीनों को गाँवों में ले जाके छुपके से लिंग जाँच करते थे डॉक्टर्स वगैरह। उसे GPS के माध्यम से हो गया कि दिशा मतलब जहाँ से उस मशीन को मूव करते थे तो GPS के माध्यम से पता पड़ जाता कि मशीन को किसने डिस्टर्ब किया है। इस तरह से वो कंट्रोल हो गया। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पोर्टेबल मशीनें थी उसको बैंड कर दिया टोटली, ताकि वो है ना मतलब हम लोगों ने जो पोर्टेबल मशीनें थी उनको सीज करके हमारे अंडर में कर लिया कि ताकि वो मशीनें कहीं जाके मतलब खेतों में या कहीं अनजान जगहों पर जाके वेन में वगैरह में कहीं पर सोनोग्राफी या लिंग जांच नहीं करें। और जहाँ छुपके से अगर लिंग जांच हो रहा है या सोनोग्राफी हो रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कन्या भ्रूण हत्या हो रहा है या उसका मिसयूज़ हो रहा है। इस तरह से तो सरकार ने उस पर बैंड लगा दिया। दूसरा, GPS ट्रैकर लगा हुआ है, उसके माध्यम से, ट्रैकर के माध्यम से भी ये होता है कि कहीं डॉक्टर लिंग जांच के अंतर्गत तो वो प्रॉब नहीं हिला रहा है या जांच नहीं कर रहा है लिंग जांच के अंतर्गत। इस तरह से वहाँ पर है। सभी सेंटर रजिस्टर्ड होने चाहिए। जब तक हम PCPNDT में रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं तब तक उस सोनोग्राफी मशीन का ये जो दुकान है जो है वहाँ से भी उनको, जब तक हमारा वो लाइसेंस नहीं देखेंगे कि इनको लाइसेंस इशू कर दिया है, तब तक उस दुकान से भी ये सोनोग्राफी मशीन नहीं खरीद सकते भारत में कहीं पर भी। इस तरह से हमने कंट्रोल कर रखा है। और ज़िले में हमारे है ना जो भी सोनोग्राफी सेंटर्स है वहाँ पर अकस्मात हम विज़िट पर जाते हैं। जो महिलाएं वहाँ पर लिंग जांच करवाने या है ना सोनोग्राफी करवाने बैठी हुई है, उन महिलाओं के साथ में अक्सर है ना उनकी माँ या ज़्यादातर सासू माँ आती है। बहू के साथ में अगर सासू माँ आती है तो थोड़ा मामला वो बहू के लिए बहुत सस्पेक्टेड और बहुत चिंताजनक हो जाता है कि सासू माँ पूछेगी लड़का है कि लड़की,
लड़की है इनडायरेक्टली। तो आजकल तो जो सोनोग्राफी सेंटर वाले डॉक्टर्स हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हो गए, जैसे ही पूछते हैं तो वो डायरेक्ट उनको ये धमकी देते हैं पुलिस को बुलाएं, ये करें। तो उन महिलाओं से ज़्यादा आज डॉक्टर का भी ऐसा है कि बहुत सारे जो है कि लिंग जांच को समझ गए या कन्या भ्रूण हत्या को समझ गए या इस कानून की जो गंभीरता को देखते हुए आज डॉक्टर भी कोई भी सपोर्ट नहीं करता है कि हम है ना मतलब लिंग जांच करके एक साथ में 50,000 20,000 कमा लेंगे, क्योंकि हमारी जो है ना हॉस्पिटल चलना वो लॉन्ग टाइम चलना है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। तो ये एक्टिवता खुद डॉक्टर में हॉस्पिटल में भी अवेयरनेस हो गई है आज की तारीख में। आज की तारीख में तो ये है कि कोई भी जाता है जांच कराने से पहले तो वो एक पर्चे पे साइन जरूर करवाते हैं Right. कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जी, तो जी, जी, ये एक जी, एडवांटेज हो गया है कि अब वो प्रैक्टिसेस धीरे धीरे बंद हो रही है। धीरे धीरे बंद हो गई और नेचुरल है कि मतलब वो भी समझने लग गए कि हर चीज़ में कि हमें लॉन्ग टाइम चलना है तो शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं अपनाना। इस तरह से एक तरफ यूएसजी के फायदे हैं, हम कितने ऐसे डाउन सिंड्रोम और इनका पता लगा रहे हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल, फिर लोग उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, वो मेन चीज हो रही है। राइट राइट। हाँ, तो मैम आप इस एक्ट से कैसे जुड़े? मतलब ये था कि जैसे ही है ना जब मैं है ना स्टूडेंट लाइफ में ही थी, मेरा है ना मैं LLM कर रही थी उस समय। मेरा जब हमें प्रोजेक्ट लेना होता किसी एक विषय को लेके प्रोजेक्ट लेना होता, तो मैं क्या कि बचपन से हमारा पारिवारिक नेचर भी ऐसा था कि बेटियों के महत्व को कम आंकना या बेटियों को सेकेंडरी चीज़ में देखना, वो परिवार से ही हमने देखा। लेकिन मेरे पिताजी ऐसे थे कि समाज या है ना मतलब रिश्तेदारों के साथ में नहीं चलना। हम खुद मेरे परिवार में हम 4 बहनें हैं, 2 ब्रदर हैं, लेकिन पिता ने सबसे ज़्यादा हम बेटियों को अच्छा रखा। इवन कि उस ज़माने में जब हमारे है ना 8वीं और 10वीं क्लास भी लड़की का पढ़ना मुश्किल था, उस ज़माने में पापा मुझे है ना मतलब पढ़ने भेजने के लिए बाहर स्कूल के बाहर खड़े रहते थे मुझे लेने के लिए कि मेरी बेटी अकेली पड़ जाएगी। तो है ना जैसे शाम को अगर 5 बजे स्कूल बंद होना है तो मेरे पापा मुझे लेने के लिए गेट पर खड़े रहते थे 5 बजे उस ज़माने में, इस तरह से। और जब मुझे लेके आते थे तो मतलब समाज और है ना मतलब रिश्तेदार वगैरह कहते बेटी को पढ़ा के क्या करोगे, लेकिन पापा में एक लीक से हटकर एक धुन थी कि मेरी बेटी भी पढ़नी चाहिए। वाकई उनके सपने को पूरा किया। फिर ऐसा था कि पापा का ओवरऑल ये नहीं था कि मेरा बच्चा मतलब यही बेटी बने, उनका एक ये सपना था कि मेरे बच्चों में से कोई एक एडवोकेट बने मेरा बच्चा। तो ऐसा था कि उस पापा के उस सपने को मैंने देखा कि यार मुझे एडवोकेट बनना है। फिर मैंने है ना BA करने के बाद में मैंने LLB किया, LLB के बाद में LLM किया, लेबर लॉ किया, इस तरह से पढ़ती गई। और जो मेरा है ना LLM में जो प्रोजेक्ट मैंने चुना था वो कन्या भ्रूण हत्या पर चुना था। तो वो आपकी इंस्पिरेशन थी। हाँ, एक तरह से कन्या भ्रूण इंस्पिरेशन हत्या में आने के काफी लिए। कमांड हो गई थी कि मतलब उस समय तो केवल ये था कि मैं केवल प्रोजेक्ट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा मैं ये। लेकिन उस समय प्रोजेक्ट के दौरान ही मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि यार महिलाओं के साथ में देखो गर्भ से ही उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो उस विषय के प्रति है ना काफ़ी गंभीरता, और मैं खुद भी महिलाओं, हमें इतना स्पेस मिला तो उस बेटी का क्या कसूर हो सकता है कि वो भी एक दिन समाज में वो बड़ा व्यक्ति बने या कुछ भी बने, समाज का सकारात्मक हिस्सा बनेगी वो बेटी। आपको राइट नहीं बनता कि उस बेटी को है ना जन्म से पहले ही ख़त्म कर दें, इस तरह से। तो जैसे मैंने वो प्रोजेक्ट पूरा किया, डूंगरपुर में ये वैकेंसी निकली, 30 कैंडिडेट थे, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय ने पूछा कि मतलब ये कानून का है ना डेफिनेशन इतनी बड़ी थी कि है ना सब कह रहे कि व्हाट इज़ PC पेंडेंट कानून, डेफिनेशन बताइए। कोई भी डेफिनेशन नहीं बताया, क्योंकि मैंने ये है ना प्रोजेक्ट किया हुआ था बेटी बचाओ पर और इस कानून पर। तो मैंने जैसे इस कानून का नाम लिया, वाकई उनके लिए ये वंडर का विषय था कि सबसे पहले तो इस कानून का नाम आना बड़ी बात है। इस तरह से चयन हुआ मेरा, 2008 से हूँ। और इस दौरान हमने 2-3 जगह डिकोई भी किए, जैसे MP में नीमच में किए, उदयपुर में किए, गुजरात में मोड़ासा में किए, हिम्मतनगर में किया। इस तरह से हम लोगों ने डिकोई किया। डिकोई के लिए हमारा PBI थाना होता है, टीम होता है, PBI पुलिस थाना जयपुर में होता है। उस टीम के साथ में हम बोगस ग्राहक बन के जाते हैं। खुद महिलाएं हम मतलब अपने घर के सदस्यों को है ना, गर्भवती महिला को 2-3 महीने वाली गर्भवती महिला को हम लेके जाते कि मेरी भाभी है जिसकी 4 बेटियां हैं पहले से ही, हमें अब बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, बेटी है तो हमें है ना मतलब अबॉर्शन करवाना, इस तरह से। फिर वो डॉक्टर ओके 50,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे, हम एक समय और उनसे है ना राशि निश्चित कर लेते हैं। वो उनकी रिकॉर्डिंग हमें चाहिए होती है कि हाँ उन्होंने वाकई हमें बोला है।
इस तरह का। ये वो रिकॉर्डिंग हम अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, फिर वो है ना एक कंफर्म हो जाता है कि वाकई वो करते हैं इस तरह से। जब वो समय बताते उस समय पर जाते और वो वाकई उस समय वो महिलाओं को लेटा के और वो बताता है कि लड़की है और आप इस लड़की का अगर आपको अबॉर्शन करना है तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, हम लोग अबॉर्शन कर देंगे। इस तरह से एक तरह से आपके ये स्टिंग ऑपरेशन से आपने बहुत जगह पता लगाया है कि कहाँ ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही है इस तरह से। और उसी दौरान ऑन द स्पॉट 10-15 हमारी टीम होती है, एज ए मरीज के रूप में होते हैं, बैठे रहते हैं। डॉक्टर को लगता है कि ये कोई ना कोई मरीज आए हुए हैं, जबकि उस दौरान हमारी पूरी टीम होती है। जाके उसको हम लोग डॉक्टर को अरेस्ट करना, उसकी सोनोग्राफी मशीन को अरेस्ट कर लेना, इस तरह से मीडिया वाले को बुलाते हैं। ये इस तरह का हमारा प्रोसेस होता है इसमें। एक टाइम पे सही में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, वो वाली चीज़ सबसे आपने जो बोली बिल्कुल सही थी कि गांव में हो शहर में हो कहीं भी हो अपन वुमेन्स को बहुत कम रखते हैं। राइट। जनरली ऐसे कहते हैं कि लड़की घर के काम के लिए ही बनी है और आदमी बाहर के काम के लिए ही बना है। सही ये चीज़ बहुत ज़्यादा है आजकल, वुमेन का कोई वर्क अप्रिशिएट ही नहीं है। सही बात है। इसीलिए फिर आपके फीमेल फिटिसाइड पे ये आप क्या बोलना चाहेंगे कि जैसे कहीं के कुछ स्टेट्स हैं वहां पे हम रेशियो देखते हैं, सेक्स रेशियो तो फीमेल इस टू मेल का रेशियो बहुत ज्यादा है, उन्होंने कोप अप कर रखा है। और कहीं ऐसा है कि रेशियो कम है तो फीमेल फिटिसाइड्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसका क्या रहता है कारण? इसका कारण है ना बस यही है कि आज की मानसिकता में है ना हर कपल चाहता है कि है ना हमारा बच्चा हो, बच्चे में भी केवल एक बच्चा हो, एक बच्चे में भी केवल बेटा हो। और दूसरा है ना सबसे बड़ा रीज़न ये होगा कि अगर बेटा हो गया ना, कोई भी ट्राई नहीं करता सेकंड के लिए कि नहीं मुझे अब बच्चा चाहिए कि बच्ची चाहिए कि ये चाहिए। सबसे पहले तो ये हो गया कि इकोनॉमिकली हम ज़्यादा बच्चों को है ना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या ज़्यादा बच्चों को हम अच्छा सा जीवन नहीं दे पाएंगे। पहले से उनका ये माइंड सेट हो गया कि अगर बच्चा हो गया ना तो फिर वो बाद में मतलब सेकंड बच्चा या बच्ची नहीं चाहते। इस वजह से भी जिसका भी बच्चा हो गया वो वहीं स्टॉप हो गया कि अब तो लड़की तो चाहिए ही नहीं हमें। एक तो वो रीज़न होता है। दूसरा ये कि हमारी ये जो समाज की जो हालांकि अब नहीं है पढ़ाई लिखाई में, वो नहीं है कि है ना जो पुराने ज़माने में ये चलता था कि दहेज देना, ये करना वो करना। आज वो दहेज वाली समस्या नहीं है कि ससुराल में उनके उसके साथ में इस तरह से है ना मतलब अत्याचार होंगे, वो नहीं हो, वो इस तरह से नहीं हो। आज की जो समस्या हो गई, मेजर समस्या हो गई कि जैसे लड़कियों के साथ में आए दिन है ना घटनाएं क्रम होता, बलात्कार होना, ये होना, बेटियां असुरक्षित हैं आज के समाज में। जो है ना किसी के लिए है ना बेटियां आज बोझ नहीं है, केवल सुरक्षा को देखते हुए। और उस सुरक्षा की वजह से बेटियां कम कर रहे हैं, ये भी हमारी मानसिकता गलत है। हम लोगों को उस समाज को सुधारना चाहिए, एक माइंडसेट करना चाहिए। दूसरा, हम हर संस्कार, हर अच्छी चीज़, हर बंदिश हम बेटी पर लगाते हैं। अगर वाकई हर घर में बेटा पैदा हुआ तो उसकी बचपन से ही उसकी परवरिश ऐसे करो कि ये समाज के लिए एक गंदगी नहीं फैलाए या समाज की किसी बेटी को बदनाम नहीं करे। सबसे ज़्यादा अगर है ना संस्कार और इसकी ज़रूरत है तो जितनी बेटियों के साथ में संस्कार और है ना मतलब शिष्टाचार की ज़रूरत है, उतनी ही बेटों के साथ में भी बराबरी होना चाहिए संस्कार। और हर तरीके है ना मतलब ये नहीं करना या ये काम गलत किया, ये काम गलत किया। इस तरह से बंदिश दोनों में, बेटी और बेटे में दोनों ही होना चाहिए। इस तरह तभी हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी और तभी माँ बाप इतने फ्री होंगे कि हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी। समाज में वो साफ सुथरा माहौल रखना चाहिए। और किसी पर हम बंदिश करते हैं तो बंदिश का मतलब ये नहीं कि हम किसी को दंड दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे। हम समाज को साफ सुथरा और एक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, सकारात्मक लाना चाहते हैं। और बेटी को भी उस स्वतंत्रता के साथ में उसका विकास होना चाहिए। हर जगह माता पिता उसके एक बॉडीगार्ड होकर नहीं जाए या बेटी की सुरक्षा के लिए नहीं जाए। बेटी के विकास के लिए बेटी खुद अपनी सुरक्षा करते हुए घर पे पहुँचे। ये माहौल हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस माहौल को बनाएं। तो आप तो इससे जुड़े हुए हैं, तो आप ऐसे कहीं बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन आपने करे होंगे जिसमें आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा होगा, कोई टास्क आपको मिला होगा कि इस जगह के बारे में आपको पता लगाना है। हाँ। तो ऐसा कोई किस्सा है आपकी ज़िंदगी से? नहीं, हमारा क्या है कि हमारा बॉर्डर एरिया गुजरात है। सबसे ज़्यादा अगर हम जब डूंगरपुर की बात करते हैं कि हमारे डूंगरपुर का सेक्स रेशियो क्यों कम होता है, तो हमारा डूंगरपुर इतना छोटा है कि हम हर सोनोग्राफी सेंटर्स को है ना मतलब है ना इस कानून के अंतर्गत स्ट्रिक्ट कर रखा है या पाबंद कर रखा है। और दूसरा, लोकल समाज सोनोग्राफी सेंटर और हॉस्पिटल वाले इतने हो गए कि उनकी खुद की भी एक पहचान है, जो इस पहचान को खोना नहीं चाहते या अपना सेटअप बिगाड़ना, हॉस्पिटल का नाम बदनाम नहीं करना चाहते। वो खुद भी नहीं करते लिंग जांच,
और करते तो भी हमें डायरेक्ट शिकायत करते हैं, या है ना उस महिलाओं को या उस कैंडिडेट को ये धमकी देते कि अभी पुलिस को बुला रहा हूँ, तुमने है ना लिंग जांच की बात की या बेटी को ख़त्म करने की बात की यहाँ पर। लेकिन जैसे हमारे डूंगरपुर के लोग सबसे ज़्यादा गुजरात की तरफ देखते हैं। हमारे यहाँ से गुजरात 80-90 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर मोड़ासा में और गुजरात में कहीं पर भी चले जाइए, इस कानून की बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लचीलापन है कि इजीली वहाँ पर लिंग जांच करवा लेते हैं। तो हम लोग मोड़ासा गए थे, वहाँ पर हमने है ना इजी वे में कहा कि हमें 2 बेटियाँ हैं और तीसरी है ना गर्भावस्था के दौरान अगर बेटी है तो हमें नहीं चाहिए। उसने हमसे डील कर लिया कि ओके 50,000 रुपये हमें चाहिए। हम जिस दिन उसने समय दिया उस समय पर हम लोग चले गए तो उसने किया। आज वो केस डूंगरपुर में चल रहा है, वो डॉक्टर भी आता है, कोर्ट में आता है, हम लोग भी कोर्ट में जाते हैं। इस तरह से उस पर कार्रवाई चल रही है। तो एक तरह से जागरूकता की कमी है डॉक्टरों में। आप क्या मानते हैं, मतलब लोगों की गलती ज़्यादा है कि डॉक्टर्स की गलती ज़्यादा है? एक्चुअली है ना ये समाज की और लोगों की है। डॉक्टर अपने है ना समाज में थोड़ी आ रहा कि मैं लिंग जांच करूंगा, आप आ जाइए। सबसे पहले अवेयरनेस हमें चाहिए और बेटी के महत्व को हमें जानना है। जो पुरुष या जो महिला गई है वो भी तो है ना माँ के गर्भ से पैदा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, हर व्यक्ति पैदा होने के बाद में अपना एक भाग्य लेके आता, अपना एक जीवन लेके आता। आप ये मत थोपो कि मैंने उसको बनाया, वो अपने उसके भाग्य में है, हम केवल उसके माध्यम है। इसलिए ये मत मान लीजिए कि ये बेटी पैदा हुई तो हम मतलब ये करेगी कि वो करेगी, नहीं, पता नहीं उसके भाग्य बहुत अच्छा हो। और हर बेटी का होता है। और जैसे बेटी एक जन्म लेती है वो अपनी जिम्मेदारी जानती है, वो अपना दायरा जानती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ये मत डिसाइड कीजिए कि मुझे बेटी नहीं चाहिए कि बेटी को ख़त्म करना। हम कौन होते हैं बेटी को ख़त्म करने वाले? आने से पहले कि औलाद में लड़की हो तो नाम रोशन नहीं करेगी, ये पहले की सोच बनी हुई है। ये सोच बनी हुई है और ये मानसिकता भी गलत है। आज ऐसा कुछ भी नहीं, बेटा हो या बेटी हो बराबर अगर उनको आज़ादी मिली, उनको स्वतंत्रता मिली उनके विकास के लिए, तो हर बेटी ऐसा कर सकती है। हम भी 4 बहनें थी, हम में भी आज की तारीख में मेरे पिता पैरालाइज में, सबसे ज़्यादा मेरे पापा की देखभाल मैं करती हूँ। मेरे तीनों बहनें शादी होने के बाद में ससुराल चली गई है, लेकिन मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सर्विस भी है और पापा की देखभाल भी करना। और जब एक बेटी को जब गाड़ी चलाना आ जाती ना, तो वो उसका पुरुष का काम भी वही करती है और माँ का काम भी वही करती है और महिला का काम भी वही करती है। तो हम लोगों में ऐसा है कि हम लोग खुद अपनी जिम्मेदारी समझ गए और हर मतलब लड़की और हर महिला समझ जाती है कि मेरी बेसिक जिम्मेदारी क्या है। उसको कोई मतलब बताने की ज़रूरत नहीं होती कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके माइंडसेट होता है, जैसे भी होते पैदा हो जाती तो लड़की वाला काम करेगी, लड़का वो है ना इस तरह से करते कि नहीं ये भैया वाला काम है, ये मेरा वाला काम है। मुझे जैसे लड़का होता वो गिलास उठा के किचन में नहीं रखेगी, लड़की छोटी सी है उसको पता है कि मम्मा करती तो मुझे भी करना है, तो वो है ना ग्लास या कप उठा के यूज करके वो किचन में रखेगी। तो वो उस समय से अपनी वो भूमिका देख लेती कि मुझे ये काम तो है। शुरू से महिला हर सांचे में ढलेगी, हर सांचे में ढलेगी, हो किसी की बेटी हो किसी की बहन हो, राइट। और बाहर काम करना हो तो करे, तो मर्द ये मानता है सिर्फ बाहर काम करना है, बाहर काम करना है। एक पुरुष की ये मेंटालिटी बन गई कि मुझे नौकरी करनी, ये करनी। जब महिला हम लोग जो लाइक में है ना, जैसे मैं सर्विस करती हूँ तो मैं है ना एक्यूरेट, जब हम वर्क प्लेस पर जाते हैं वहाँ पर भी हम जिम्मेदारी से काम करते हैं। इस तरह से कोई भी हमारा काम पेंडिंग नहीं रहता है। और घर में भी जैसे हम माँ का रोल भी निभाते हैं, बेटी का रोल भी निभाते हैं, पत्नी का रोल भी निभाते हैं। और मतलब ये होता है कि हमारे माइंड में ये शिकायत भी नहीं होती कि मैंने इतना सारा काम कर लिया। हमने माइंड सेट कर रखा है कि माँ हो तो मुझे मेरे बच्चे का मुझे ही देखना है, मैं बेटी हूँ तो मेरे को ही देखना है, पत्नी हो तो मेरे को ही देखना है। अब हम लोग किस पर थोपे? या आज की तारीख में हमारी दोहरी भूमिका हो गई है कि हम नौकरी भी करते हैं, वहाँ पर भी जिम्मेदारी से काम करते हैं, और है ना घर में भी हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि हमारा सुपरविज़न और हमारा वर्क मतलब दिखना चाहिए कि हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरह से कहीं भी औरतें पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में उनको जो दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं मिल पा रहा। और कहीं ना कहीं है ना हमारी जो मानसिकता है ना कहीं ना कहीं हमें निखरना चाहिए उस चीज़ से। हमें ये नहीं कि अगर आपने फील कर लिया कि मुझे उठने नहीं दे रहे तो आप ये मत मान लो कि मुझे नहीं उठने दे रहे। आपको अपने एफर्ट्स और बड़ी सकारात्मकता से करना, कोई भी अपने को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बस हमारी जो है ना जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो सकारात्मक और हमारी प्रोग्रेस के लिए होनी चाहिए। तो किसी को है ना खलेगा नहीं कि हम लोग लीक से हट के काम कर रहे हैं। बस उस समाज से अटैच रहिए, उस परिवार से अटैच रहिए कि उनको भी मज़ा आएगा। और जब एक लड़की कोई भी काम करती है वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मैसेज होता है।
लाइक मेरे समाज में मैं हूँ कि जब मैं पहली बार 10वीं 12वीं पास हुई, एडवोकेट भी बनी, शायद आज भी हमारे समाज में इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं लड़की या लड़की के माँ बाप उस लड़की को, बेटी को है ना पढ़ा रहे ना, तो हमें देखते हैं कि वो दीदी कैसी पढ़ाई करती है, वो आज वो दीदी देखो है ना गाड़ी चलाती है, ये करती है, मेरी बेटी की ऐसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं समाज के एक मैसेंजर बने कि समाज हमें देखे, ये नहीं देखे कि कोई के माँ बाप ये नहीं कहे कि यार उसने गलत काम किया तो हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएं। इस तरह से नहीं होना चाहिए, एक पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, सकारात्मक रोल दिखना चाहिए आपका। इसमें लोगों का महत्व मेनली सबसे ज्यादा रहता है। जैसे आप तो अच्छा कर रहे हैं, हाँ। आपके माँ बाप तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरा यूं नहीं है, आपकी कामयाबी में चलो साथ तो नहीं दे सकते, जी। लेकिन फिर उस चीज को आप एक्सेप्ट करो कि कोई आगे बढ़ रहा है तो औरतों को आगे बढ़ाना है, हमें भी हमारी कन्याओं को आगे लेके जाना है। वो चीज बहुत कम है आज के टाइम में, राइट। वो सबसे ज्यादा है। एक्चुअली ये है कि इसमें भी है ना कहीं बेचारे माँ बाप है ना, जहाँ हम आज की तारीख में बेटी बचाओ पर करते हैं, तो आज की तारीख में ये देखिए कि इतने सारे हादसे हो रहे बेटियों के साथ में, कहीं ना कहीं माँ बाप को वो डर है कि हमारी बेटी के साथ में भी ये हादसा नहीं हो जाए। कहाँ आपके माँ बाप कहाँ आपके बॉडीगार्ड होके घूमेंगे, ये बताइए। फिर वो है ना कि जैसे बचपन से ही हम लड़कियों पे रोक बहुत ज्यादा लगाते हैं, बेटों को नहीं सिखाते कि तुम बुरी नजरों से मत देखो। वो होता है ना कि तुम 8 बजे बाद बाहर मत जाओ, तुम ज्यादा लोगों के सामने हंसो मत, लोग क्या सोचेंगे। तो अगर एक शुरू से ही ऐसा एनवायरनमेंट माँ बाप क्रिएट करके चलें कि अगर बच्चे के साथ स्कूल में या उसकी वर्क प्लेस में, क्योंकि ये चीज तो केवल एक जगह तक लिमिटेड तो है ही नहीं, जी, हर जगह ही हो रही है। तो मतलब बच्चों को वो कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, मैं अगर मेरे माँ बाप को बताऊंगी तो वो मेरा साथ देंगे, यूं नहीं बोलेंगे कि तू 8 बजे बाद जाना घर से बंद कर दे। एक ये है मैम कि एक बेटी को या एक महिलाओं को देखे ना, ये बहुत ही मतलब एक तरह से, जिस तरह से आपकी जेब में कोई है ना गोल्ड या है ना मतलब ये डायमंड है, ठीक है, तो जब आप सड़क पर चल रहे होते, कहीं अकेले होंगे ना, उस चीज़ को आप बार बार उसको है ना आप चेक करोगे, मेरे है ना पॉकेट में इतनी बड़ी राशि है, सुरक्षित तो है, मेरे पॉकेट में ज्वेलरी है, सेफ तो है, इस तरह से। तो नारी जीवन भी एक बहुत अमूल्य और वो गोल्डन है, एक हीरा है, हम लोग रद्दी नहीं है। तो जहाँ पर भी हमें बंदिश लगा कि एकांत में मत जाइए, तो जिस तरह से हम बड़ा पैसा लेके जा रहे हैं कि हमें एकांत में नहीं जाना, शायद ये चोरी हो सकता है। हमारा जीवन भी वही अनमोल है और वही असुरक्षित और बहुत कीमती जीवन है। हर कहीं मतलब एक सेफ कॉर्नर देखना चाहिए हमने को, हमारी भावनाएं राइट है, हमारी सोच राइट है, लेकिन सामने वाला राइट हो ये हम नहीं कह सकते। तो कहीं पर भी हो, हमारी सुरक्षा के लिए आप ऐसे नहीं कि आधी रात को उठ के चलते बने, यार हम बहुत कीमती चीज़ है, किसी ने हमारे साथ में अहित कर लिया तो फिर क्या होगा, ये बताइए। तो कहीं ना कहीं नारी जीवन एक सुरक्षित जीवन और सुरक्षा के अंडर में रहना चाहिए, तभी हमारा विकास हो सकता है। इस तरह से मेरा मानना ये है। बेटी बचा भी रहे हैं, बेटी बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। हाँ, तो वो बेटी को सुरक्षित भी रखना जरूरी है। इसलिए हमें हमारा महत्व ये मत देखिए कि सबसे पहले लाइक में मेरी तरह जैसे है ना, मैं सोचती थी बचपन से मेरी ये थी, इज्जत मेरे पापा की नहीं, बेटी किसकी है, सबसे पहले बंसीलाल जी की बेटी है, ठीक है, वो पापा का नाम बंसीलाल जी है। लेकिन आज की तारीख में जब से मैं पढ़ने लगी, बेटी और बहन सेकेंडरी चीज हो गई, सबसे पहले मेरी क्या इज्जत है, सुमित्रा कौन है। अगर खुद की इज्जत से देखोगे ना आप, दुनिया में कहीं पर भी जाओ, दुनिया में आप अकेले हो तो भी आप अपनी इज्जत के लिए देखोगे कि नहीं मेरी इज्जत क्या है। तो मैम ये जो हमारा PCPNDT एक्ट है, इसके तहत सरकार कौन कौन सी योजनाएं ऐसी देती है जिससे हम फीमेल फिटिसाइड को प्रिवेंट कर पा रहे हैं? एक तो सरकार की सबसे बड़ी योजना है मुखबिर योजना, राजस्थान में चल रही। मुखबिर योजना के अंतर्गत कि जहाँ कहीं भी लिंग जांच हो रहा है तो वहाँ पर हमें सूचना देने वाले को मतलब 3 लाख रुपए सरकार के द्वारा इनाम राशि है। इसको 3 किश्तों में बांट रखा है। सूचना देने वाला सहयोगी महिला, जिसको हम प्रेग्नेंट महिलाओं को बोगस उसमें पेशेंट के रूप में लेके जाते हैं, और सहयोग करने वाले, इस तरह से है ना सरकार की 3 लाख रुपए इनाम राशि है। और इसको किश्तों में, ये इनाम राशि कोई छोटी राशि नहीं है, जिसको भी मिलती है वाकई की बड़ी शुल्क है, बड़ी राशि है इसके अंतर्गत। दूसरा है ना, बेटी के जन्म के अंतर्गत एक राष्ट्रीय योजना है, शुभ लक्ष्मी योजना है। राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत और इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस में बेटी का खाता होता है। बेटी जब 12वीं तक क्लास पास कर लेती तब तक बेटी को है ना 50,000 रुपये मिलता है।
और जैसे जन्म के समय जैसे शहरों में 2,500 रुपये माँ को मिलते हैं, जब बेटी 5 साल की होती है 5,000 रुपये मिलते हैं, जब बेटी है ना 5वीं क्लास पास हो जाती है, 8वीं क्लास पास हो जाती है, 10वीं क्लास पास हो जाती है, इस तरह से 12वीं तक उसको 50,000 रुपये मिलते हैं। जब राजस्थान में बेटियों का स्वास्थ्य निःशुल्क है, शिक्षा निःशुल्क है, इतनी पैसा मिल रहा है, तो फिर बेटी बोझ कहाँ है? माता पिता पर के यूँ कह रहे कि मतलब बेटी नहीं चाहिए। तो इस जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। समाज के संचालन के लिए बेटी और बेटा दोनों ही महत्वपूर्ण है। बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है। जब जो जन्म लेता है तो उसका एक अपना स्थान बना लेता है, उसका भाग्य होता है, और सब अपना भाग्य लेके आते हैं। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे कि हम उसको बना रहे हैं, अपने भाग्य से बनता है। केवल हम माध्यम होते हैं कि उस बेटी को हम पहुंचाते हैं ऊपर तक, इस तरह से होता है। जहाँ तक हम डूंगरपुर ज़िले की बात करें बेटियों के बारे में, हमारे डूंगरपुर ज़िले में ऐसा है कि हमारे यहाँ के है ना ज़्यादा ग्रामीण इलाका है, और जो भी है मतलब है कि बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है, माता पिता पर डूंगरपुर ज़िले में बोझ नहीं है। और जहाँ पे भी अगर सेक्स रेशियो जहाँ बिगड़ा है, और जो है ना इस बेटी कन्या भ्रूण हत्या की बात करता है, सबसे ज़्यादा शिक्षित और पढ़े लिखे वर्ग, और है ना जो पैसे वाले वर्ग है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वही सबसे ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्या करते हैं। आज अगर है ना हम देखें कि है ना बेटा लिंग जांच करना, डॉक्टर के पास जाओगे 50,000 रुपये, एक गरीब 50,000 रुपये नहीं ला सकता कि वो जाके लिंग जांच केवल करवाए। और उसको जब पता पड़ जाए कि है ना बेटी है, तो वो 20-30 हज़ार रुपये अबॉर्शन के नहीं दे सकता कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, इस तरह से। तो ये लिंग जांच या है ना मतलब कन्या भ्रूण हत्या करना, ये गरीब तबका नहीं करता है, और शिक्षित वर्ग के में ही मानसिकता का ये फतूर है कि मुझे तो बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। दूसरा आज ये कि सिंगल संतान में जिसके बेटा हो गया वो फिनिश हो गया, कि आगे है ना तो बेटा चाहिए ना बेटी चाहिए, इस तरह से। हमारे यहाँ पे जहाँ हम ट्राइबल बेल्ट में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि बेटियाँ जब काम करती हैं ना, तब उनके घर के शाम को चूल्हा जलता है। वो बेटी जब दिहाड़ी का काम करती है, दिन में 400-500 रुपये लेके जाती, तब रात को उसकी घर का चूल्हा जलता, वो बेटी कमा के लेके जाती। उस माता पिता के लिए बेटी बोझ नहीं है। कन्याओं को माँ का दर्जा है, माता का दर्जा है, पूजा जाता है। आज धर्म के माध्यम से देखिए पूरे 9 दिन एक माँ की पूजा होती है ना। तो वहाँ पर यार आप इतनी साधना करते हो, तो वो उस बेटी के प्रति भी वही साधनामय जीवन है, वही धर्म है। उस बेटी को उस दृष्टि से नहीं देखेंगे कि मुझे कन्या भ्रूण हत्या करना है। वो दो पहलू में बात है ना। हाँ। एक जगह तो ये दर्जा है, एक जगह ये भी है कि हम सरकार के द्वारा इतने इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि आप मतलब फीमेल को प्रिवेंट करो ऐसे। बट फिर भी क्या होता है कि जैसे हमने बहुत जगह का सुना है, आए दिन अखबारों में हम देख रहे हैं ये चीज़ कि कभी दिल्ली का आ जाता है गैंग रेप हो गया, अभी मणिपुर में जैसे हमने देखा 2 लड़कियों का रेलवे स्टेशन वाला इंसिडेंट, उसके बाद जैसे अभी हमने 4 दिन पहले भीलवाड़ा में देखा भट्टी में झोंकने का। तो इतना करने के बाद भी सरकार तो कर रही है, लेकिन लोगों की सोच का बहुत फर्क आ रहा है। लोगों की सोच में सबसे पहले ये हमारी, जब मैंने पूर्व में भी कहा कि ये नहीं कि बेटा पैदा कर दिया तो बहुत है ना मतलब एहसान वाला काम कर दिया, नहीं कि बेटा पैदा किया इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी वही है कि जितनी आप बेटी को संस्कार देते हो, बेटी को जितना बंदिश में रखते हो, बेटी की हर चीज़ को इज्जत से तोलते हो कि मेरी इज्जत, पिता की इज्जत, भाई की इज्जत, तो क्या बेटा गलत काम करेगा तो उसमें इज्जत नहीं जाएगी? आप बेटे को भी वो नहीं, तो हर माता पिता का दायित्व है कि जब आपने बेटा पैदा किया तो किसी पर एहसान नहीं किया कि ये मर्दानगी वाला काम नहीं किया। मर्दानगी वहाँ है कि आपका बेटा संस्कारमय जीवन जीवे, एटिकेट दीजिए, संस्कार दीजिए, शिष्टाचार दीजिए कि जितना बेटी को आप क्लास देते हो या बेटी के प्रति जितनी बंदिश है उतना ही बेटे पर जिम्मेदारी। वही बेटा एक समाज का हिस्सा बनेगा। वही बेटा जब है ना जाएगा समाज में या बड़ा होगा तो नारी को उपभोग का सामान नहीं समझे या टाइम पास नहीं समझे। वो भी एक कीमती चीज़ है, वो भी किसी की इज्जत है, वो भी एक नाजुक है जो उसको भी सुरक्षा की ज़रूरत है। वो कोई जानवर नहीं है कि आप उसके साथ में जानवर जैसा सलूक करें। कि ये जो है ना भीलवाड़ा में जो है ना कांड हुआ इस तरह से, तो ये बताइए कि ये चीज़ है कि हमें समाज में वो बंदिश रखने, और जहाँ कहीं भी ये इस तरह के है ना सामने आ जाते कि जैसे लड़कों ने ये किया तो तुरंत उन पर कार्रवाई तुरंत दिखनी चाहिए।
जैसे कोर्ट में जा रहे, ट्रायल कर रहे, वो कर रहे, ऐसे नहीं तुरंत उसको चलते रहते हैं, लेकिन इनका डिसीजन कब आ रहा है किसी को नहीं पता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जैसे मेरा मानना है कि पूरे घटनाक्रम को एज इट इज मत बताइए कि उसके साथ में इस पहले ये किया उसके बाद में इस तरह से घटनाक्रम चला। इससे अपराध बढ़ता है लोगों में, ये है ना, मतलब एक वो जो मैसेज चला जाता है कि हमें एक तरह से दूसरे पुरुष में ये आइडिया उनको लग जाता है कि हमें भी ये घटनाक्रम दोहराना है। तो इस तरह से पूरा घटनाक्रम एज इट इज शो नहीं होना चाहिए, या इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। न्यूज भी नहीं, सोशल मीडिया, मूवीज, मोस्टली कहते हैं ना कि इंसान मूवीज देख के वो क्राइम का सीड हो रहा है कि नहीं ऐसे ही करना है, उसको वो है ना आइडिया मिल जाता है कि मुझे भी इस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम देना है। तो कभी भी उस तरह से घटनाक्रम को इतना हाईलाइट नहीं किया जाए। अगर वाकई वो पकड़ा गया तो उसको साइलेंटली, भाई इसने ये कर दिया और हमने इसके बदले में इसके साथ में ये सजा दे दी, डायरेक्ट ये लड़कियों का तो बहुत ज्यादा ऐसे 10-12 दिन बिल्कुल अच्छे से दिखाएंगे, ये हुआ था, लेकिन सजा कोई नहीं दिखाता। सजा दिखाओ तो डर भी पैदा हो कि ये करोगे तो ये होगा, सजा की बात कभी करी नहीं जाती। उस तरह से जिस तरह से है ना, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, हर जगह ये होना चाहिए, इसने ये क्राइम किया, इसको ये सजा मिल गई, इसने ये क्राइम किया, ये सजा। डायरेक्ट वो डर वहां पर बस स्टैंड पर भी आधा घंटा कोई खड़ा रहे ना, उस समाचार को पढ़े, वो सुने और वो देखे। अगर पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ नहीं सकता, तो पिक्चर को देख के समझ जाए कि इसने ये घटनाक्रम किए थे, उसमें इसको ये सजा मिल गई है। इस तरह के ये होना चाहिए सार्वजनिक कहीं से निकलो तो लोग ये बात करते हैं, आज वहाँ ये हुआ, आज इसको देख के ये बोल दिया, लेकिन कोई ये बात नहीं करता और ये नहीं बताता कि यार ये नहीं करना चाहिए था, इससे ये हुआ है, इससे ये हुआ। कहीं ना कहीं ये है कि हमारी मानसिकता को चेंज करना, और जहाँ कहीं पे आपको गलत लगे वहाँ पर सहन मत करो। आपको सार्वजनिक जिसको डांटना है तुरंत डांटिए, 10 लोगों के सामने डांटिए। वो जैसे जैसे अब होगा, वो उस आदमी को अपने आप वो है ना, मतलब उसमें एक डर बैठ जाएगा कि मतलब मैंने जो गलत किया वो फाइट हो सकता है, वो गलत हो सकता है, इस तरह से। तो आपके इस एक्ट में मेनली आपके अभी क्या क्या टारगेट है एज अ कोऑर्डिनेटर, कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं आने वाले सालों में? आने वाले सालों में ये कि हमने बहुत अचीव किया, और बहुत इसका सेक्स रेशो को हमने, मतलब ये है ना, वो प्रति 1000 लड़कियां रहनी चाहिए, वो हमने प्रोग्रेस किया। बहुत कुछ अवेयरनेस भी कर रहे हैं हम लोग, मतलब इसकी जो सरकार की योजना है, लाइक मुखबिर योजना है, राष्ट्रीय योजना है, जो भी शुभ लक्ष्मी योजना है, इस तरह से बेटियों के लिए जो भी सरकारी योजना है इसका देना हमारे, और पर्सनल स्तर पर भी अगर कोई इस तरह की बेटी हम खुद उसको हेल्प करते हैं, या हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया कि हम जहाँ हम ये हमारा है ना व्यवसाय भी हो गया कि इससे हमारी अर्निंग भी हो गई। अर्निंग से ज़्यादा सबसे बड़ा हमारा धर्म हो गया कि हमारे जीवन में कोई कन्या भ्रूण हत्या बच जाए, किसी का बेटी का जीवन बच जाए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जनरली लोग की सोच ऐसी रहती है ना कि छोटी जगह है तो यहाँ ऐसा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि औरत कितनी भी काबिल बन जाए, जैसे हम वर्क प्लेस में देख रहे हैं कितने ऐसे एथलीट्स है, रेसलर्स है, स्पोर्ट्स में वुमेन का फंड पास ही नहीं होता, लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे, वुमेन को वो दर्जा ही नहीं मिल रहा। तो उस दर्जे के लिए मतलब आपकी तरफ से लोगों का क्या रहना चाहिए? लोगों का ये रहना चाहिए कि मतलब वहाँ पर दर्जे की बात नहीं है, वहाँ पर है ना क्वालिटी की बात है। क्वालिटी में लड़का और लड़की दोनों बराबर रहते हैं, तो वहाँ पर उसकी क्वालिटी देखें, ना कि मेल फीमेल देखें। ये चीज़ है। तो अब आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं, मतलब कि कैसे एज अ सोसाइटी के वो इंडिविजुअल हैं, वो अपनी सोच में क्या परिवर्तन लाए कि ये सिचुएशन में परिवर्तन आए? मेरा सबसे पहले ये कि बेटी बचाओ के अंतर्गत की है कि एक वो मतलब ये कहते हैं कि बेटा बेटी दोनों बराबर होना चाहिए समाज के लिए। हर माता पिता का दायित्व है कि अगर आप बेटी को इतना बंदिश में रखते हो, उसको संस्कार देते हो, उसको शिष्टाचार देते हो, उसको धर्म की वो है ना मतलब अनुशासन सिखाते हो, तो सेम पाठशाला बेटे के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि वही बेटा इस समाज का हिस्सा और वो बेटी भी समाज का हिस्सा। अगर किसी बेटी के साथ में इस तरह से हुआ तो वो बेटी भी हमारे समाज का हिस्सा है। उसके साथ में गलत हुआ, इसका मतलब हम सबके साथ में गलत हुआ। तो अनुशासन बेटा बेटी दोनों पर होना चाहिए, तभी बेटियां सुरक्षित रहेगी। जब हमने बेटी को जन्म दे दिया तो उसकी सुरक्षा भी मस्ट हो गई, कि ऐसा नहीं कि केवल गर्भ से सुरक्षित हुई, जमाने से लड़ने के लिए भी उसको हमें सुरक्षित रखना है बेटियों को।
तो आज जैसे कि हमने मैम से बात करी, काफ़ी अच्छा वार्तालाप था। हमें पता चला कि हमारे सरकार हम लड़कियों के लिए क्या क्या स्कीम्स दे रही है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कैसे कैसे इंसेंटिव दे रही है ताकि फीमेल फीटिसाइड प्रिवेंट तो कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं। उसके बाद अब नारी की सुरक्षा जो है वो आपके हमारे हम सबके हाथ में है कि हमें कैसे नारी को बचाना है, जो भी समाज में कुप्रथाएं चल रही है उनसे, या जो भी क्राइम हो रहे हैं उनसे। तो एज ए इंडिविजुअल ये इनकी भी ड्यूटी नहीं है, ये ड्यूटी आप सबकी है, क्योंकि आप आने वाला भविष्य भी हैं, आप ही हमारा वर्तमान है। तो जो करना है आपको करना है। धन्यवाद।